If you believe it will work out, you will find opportunities. But if you won't believe that it will work out, then you will find obstacles. तो ये आपका नज़रिया है जो तय करता है कि आपको आपके जीवन में क्या हासिल होगा। जो पॉजिटिव नज़रिए के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं वो हर संघर्ष को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारी उन्हीं प्रार्थनाओं को आंसर करता है जिसे हम उसके सामने बार बार करते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए और जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। बहरहाल आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो भी एक पॉजिटिव थिंकर हैं। यूँ तो उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। फैशन डिज़ाइनिंग मतलब NIFT से उन्होंने कोर्स किया था। काफ़ी अच्छे लेवल पर वो काम कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारसी मुंजी जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने MBA किया, वो भी फाइनेंस में। तो अब वो एक मैनेजमेंट ब्लॉगर हैं। लेकिन मैनेजमेंट ब्लॉगर होने के साथ साथ जानते हैं वो क्या करते हैं, वो किताबें लिखते हैं और ऐसी किताबें लिखते हैं जो कि बेस्ट सेलर्स हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनकी भी हालिया रिलीज बुक है जिसका नाम है नॉट अ रैट रेस, सक्सेस मंत्रा ऑफ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। तो इस तरह की जो किताब लिखते हैं आप समझ ही सकते हैं कि वो लोगों को कितना मोटिवेट करते हैं और खुद भी कितने मोटिवेटेड रहते हैं। सिर्फ ये एक किताब नहीं है, उन्होंने अनगिनत किताबें लिखी हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो इनकी किताबों से आपको वास्ता रखना होगा। उनकी दूसरी किताब है निर्वाणा फॉर जेन एक्स, उसमें है रीडिस्कवर योर इनर जेन। फिर है डिकोडिंग गीता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एल्गोरिथम्स फॉर पर्सनल सक्सेस, और फिर विनिंग लाइक सौरभ, विनिंग लाइक विराट, ऐसे अनगिनत किताबें उन्होंने लिखी है। आज मैंने आमंत्रित किया है अभिरूप भट्टाचार्य जी को। तो ऐसा करते हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं उनकी मोटिवेशन के पीछे जो उनको कौन इंस्पायर करता है और वो आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं। for giving the opportunity. वेलकम। इट वॉज माई प्लेजर एक्चुअली। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना गहराई से लिखते हैं और लोग उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो अभिरूप जी, मुझे ना बहुत थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है, जिस जनरेशन के आप हैं वो इतनी गहरी बातें इतने गहराई के साथ लिख कैसे सकता है। ऊपर से आपने जो प्रोफेशंस भी चुना और जो पढ़ाई लिखाई भी आपने की वो आपकी पर्सनैलिटी से कहीं मैच नहीं खाता। आपने निफ्ट से कोर्स किया, फैशन डिजाइनिंग में आप गए, फिर आपने नारसी मुंजी से आपने मैनेजमेंट किया, वो भी फाइनेंस में, मतलब हार्ड कोर फाइनेंस में काम किया, और लिखते वो है जो कि दिल को, आत्मा मैं को, सबको एक्चुअली एनरिच कर फैशन देता है। डिजाइनिंग से नहीं था, हाउ मैं डिड इट एक्चुअली ऑल फैशन हैपन? टेक्नोलॉजी से था। तो नीट में भी एक्चुअली दो स्ट्रीम्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग साइड भी है। तो मैं एक्चुअली हाँ। मैन्युफैक्चरिंग साइड में था एंड मैं अभी भी जॉब में हूँ, तो मैं एक्चुअली जॉब भी करता हूँ। तो जी। ऑलमोस्ट 10 साल मेरे हो गए BFSI सेगमेंट में। तो राइटिंग एक हॉबी था। तो एंड देन मैं ब्लॉगिंग से शुरू किया, जैसे आपने बोला। तो वाह। मैं एक ब्लॉग, अभी तो उतना एक्टिव नहीं हूँ उस ब्लॉग में, बट उस टाइम में जब मैं MBA कर रहा था तो उस टाइम में वो स्टार्ट किया था। एंड फिर वहीं से फिर वो कंटिन्यू होता रहा। एंड फिर जी। कोइंसिडेंटली रूपा पब्लिकेशन जिनके थ्रू मैं लिखता हूँ, तो उनके एडिटर एक आर्टिकल सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा। एंड फिर वहां से वो अपॉर्चुनिटी आई पहली बुक लिखने की, जो हाँ। 2017 में आई, विनिंग लाइक विराट। एंड फिर वहां से फिर वो सिलसिला जारी रहा बुक्स का। तो राइटिंग एक हॉबी है एंड साथ में लाइक अभी मैं जॉब के साथ उसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, तो इसलिए काफी खुश हो कि जो पैशन है और जो इंटरेस्ट है दोनों एक साथ कर पा रहा हूँ। मैं यही तो समझना चाहती हूँ, जॉब के साथ राइटिंग को बैलेंस करना मजाक नहीं है। जितने बड़े बड़े लेखक हैं वो जॉब छोड़ के इत्मीनान से बैठ के सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक आध किताब लिख करके बैठ चुके हैं, आप लगातार लिख भी रहे हैं। अभी 23 में भी करेक्ट। आपका अभी एक रिलीज हुई है जिसका मैंने जिक्र किया था, नॉट अ रैट रेस। तो ये बैलेंसिंग आप कैसे करते हैं? क्या रात भर जागते हैं नहीं, लिखने के लिए? वैसा कोई कुछ नहीं स्पेशली है आप अपने लिए योगिता जी। कुछ एनर्जी एक्चुअली को यूज करते हैं? हाउ डू जब यू आप किसी राइट? चीज में मन लगाते हो तो फिर आप हमेशा उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे। और जो किताब अभी हालांकि आई, तो ये मेरी को ऑथर्ड बुक है मेरे वाइफ के साथ ही। तो मेरे वाइफ अर्पिता ही इसकी को ऑथर है।
तो ये बुक एक्चुअली हम लोगों ने जो इसका पहला ड्राफ्ट था वो वाह। मैंने काफी पहले लिखा था, बट कोविड के वजह से फिर वो बुक का वो टाइमलाइन स्ट्रेच हुआ एंड फिर वो अभी 2023 में आई। तो अगर कोविड नहीं होती तो शायद ये हाँ, एक आध साल पहले आती ये बुक। हाँ, तो ऐसी थी चीजें। तो बट वही है, मेन मुझे ये लगता है कि मुझे खुद इस पे अरे वाह। इंटरेस्ट है राइटिंग में। तो मैं पहले ब्लॉगर था, तो पहले मैं ऑलमोस्ट एक प्लान बना लिया था कि हर दिन में एक ब्लॉग पोस्ट करना है। और मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, मतलब जैसे कुछ भी बिजनेस हाँ, रिलेटेड चीज पढ़ना मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे काफी लोग होते हैं जो फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, एंड मैं हार्डकोर हम्म, नॉन फिक्शन रीडर भी हूँ। तो मैं सिर्फ नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ। हम्म, तो काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना, हर अरे एक वाह। चीज को आप को रिलेट कर सकते हो। जैसे जो अभी की जो बुक है नॉट ए रैट रेस, वो 22 एथलीट्स की स्टोरी है, एंड उनके जीवन के पहलुओं के ऊपर में, हाँ, मतलब आप मैनेजमेंट के अच्छा। साथ उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। जैसे एंड अगर आप स्पोर्ट्स का फील्ड देखो और अगर आप बिजनेस का फील्ड देखो, वो दोनों एक्चुअली सेम ही है। जैसे बिजनेस में भी एक सीईओ है जो कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल। डिसाइड कर रही है। सिमिलरली अगर मैं एक क्रिकेट जैसी गेम हो या एक फुटबॉल जैसी गेम हो, तो वहां पे भी एक कोच या टीम मैनेजर या जो कैप्टन है वो डिसाइड कर रहा है कि टीम कौन सी गेम प्लान के साथ खेलेगी। उनके भी डिफाइंड टारगेट्स है कि इस मैच में वी नीड टू स्कोर दिस मच रन्स, हम्म, या इतने सारे गोल्स डालने हैं अगर मैच में जीतना है। ऑपोजिशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एक बिजनेस में भी अगर मैं कोई ब्रांड में भी जाऊं, हम्म, तो वहां पे भी वो एनालाइज कर रहा है कि जो कंपटीटर है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसका हम्म, क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। तो काफी सारे समांतर चीजें हैं हर एक चीज में, मतलब स्पोर्ट्स और कोई भी बिजनेस का फील्ड ले लो, तो वो काफी सिमिलर है। और हम दोनों ने मिलके, मतलब मैं और मेरी वाइफ अर्पिता ने, हम लोगों ने मिलके वैसे एथलीट्स चूज किए जिनके लाइफ हम्म, में ऑब्स्टेकल्स काफी थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ढूंढ लेते हैं कि ऑब्स्टेकल है, तो हमें वो गोल नहीं दिखता है, सिर्फ हम्म, ऑब्स्टेकल दिख जाता है कि हाँ ये है तो हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे जीवन में ये रुकावट है। बट अगर हम इन्हीं हर एक एथलीट को देखें तो सबके केस में ऐसा है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेरी कॉम की एग्जाम्पल ले, तो वो एक मणिपुर जैसे छोटे जगह से आती है। तो शी बिकेम प्रेग्नेंट, देन शी had a child and she continued that thing। वो जो परसिवियरेंस थी, वो जो डेडिकेशन थी। अगर हम विराट कोहली के एग्जांपल ले लें, तो विराट हम्म, कोहली लॉस्ट हिज फादर एंड द नेक्स्ट डे ही वाज बैटिंग। हम्म, सो ये डेडिकेशन यार, क्या होता है कि हम जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है, तो हम सिर्फ उसके सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, बट उसके पीछे काफी एफर्ट जाती है। आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। और ऐसी किताबें लिख करके मुझे लगता है आपके ना फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं मैसेज पढ़ रही थी, नॉट अ रैट रेस, ये है जूम टू प्रतीक, उन्होंने लिखा है कि इट्स द बेस्ट बुक ही हैज एवर रेड। और मैंने इसके रिव्यूज भी पढ़े थे, और मैंने रिव्यूज पढ़ने के बाद ये महसूस किया था कि आप जिन चीजों को इतनी गहराई से लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यू बिकम वेरी एम्पैथेटिक व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। तो ये जो आप अपने अंदर एम्पैथी ला करके लिखते हैं, ये सोर्स आप ऑफ बोल सकते हो कि इंस्पिरेशन मैं थोड़ी आपके अंदर कहाँ ऑब्जर्वर से हूँ, आता है? मतलब मैं बाय डिफॉल्ट मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं उतना, और जो मेरा ये मानना है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा। क्लोजली करते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट हर एक चीज को ज्यादा गहराई से उसको ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स पे लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मतलब मैं, आप बोल सकते हो स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, मैं वन ऑफ दोज पर्सन हूँ जो ज्यादातर टाइम बुक्स पे स्पेंड करते हैं। तो बट मैं बट मैं स्पोर्ट्स देखता बहुत हूँ। तो अच्छा, मैं मतलब बुक उसके वॉर्म। बहुत कीन फॉलोअर हूँ वो साइड पे। नॉट इन टर्म्स ऑफ हाँ, प्लेइंग बट इन टर्म्स ऑफ वाचिंग इट। मैं बहुत बहुत उसको मतलब विगरसली वॉच करता हूँ और मैं देखता रहता हूँ। और मैं एनालाइज करता हूँ कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता, या इन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, या इस प्लेस पे खेलते गए। तो वो सब मैं एनालाइज करता रहता हूँ और फिर उसको कोरिलेट करता हूँ बिजनेस के साथ, कि अगर मैं ऐसे ही एक सिमिलर कुछ करता हूँ, या बिजनेस में अगर कोई लीडर है तो उनके कंपैरिजन में इस क्षेत्र में कौन आता है। तो उस वे से मैं उस दोनों कुछ चीज को लिंक कर पाता हूँ। तो वो एक नेचुरली मेरे में हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ माई एडुकेशन हो या इंटरेस्ट हो। तो इजिली मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या फिर प्रीवियस भी जो बुक्स है, जिसमें लाइक डिकोडिंग गीता और निर्वाणा जो आपने बोला, तो उसमें रिलीजन को मैनेजमेंट के साथ लिंक करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग गीता सुनते हैं तो वी एसोसिएट दैट विद वन रिलीजन, वेर एज
कुछ है नहीं, इट्स मोर ऑफ ए वे ऑफ लाइफ, अगर हम लोग करेक्ट वे में उसको देखें तो उसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल सही। मतलब हम लोग का जो जनरेशन है या जो अपकमिंग जनरेशन है, तो इनके लिए दे आर मोर ऑफ द जेनेक्स, इंस्टाग्राम और मतलब फास्टर टूल्स। तो मैं जब व्हेन आई वाज यंगर, सो दैट टाइम देयर वाज नो फेसबुक और समथिंग, बट अभी के जमाने में तो एवरीवन हैज ए फेसबुक एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट गो, सो या दे वांट टू कंज्यूम दैट नॉलेज इन अ वेरी क्विकर फॉर्मेट और इन अ वे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एंशियंट जो हाँ हाँ स्क्रिप्चर्स है या जो थोड़ा लेंदी है, उसको भी थोड़ा मॉडर्न वे में इंटरप्रेट करे, सो दैट वो वैल्यू स्ट्रीम या जो इंटरप्रिटेशन है वो कंटिन्यू हो। ये जितनी आपने किताबें नहीं लिखी नहीं, हैं, फिक्शनल ये नहीं। प्रॉपर कोई भी बिल्कुल, ऐसे फिक्शनल राइटिंग नहीं है ना? बिल्कुल मेरा भी। इंटरेस्ट है फिक्शनल में, तो आपका इनफैक्ट इंटरेस्ट है नहीं फिक्शनल राइटिंग में? मैंने जब मेरा पहली बार मुझे बुक पब्लिश करने का मन जब किया था, वो तब मैं स्कूल में था, और वहां से मैंने फिर ब्लॉग स्टार्ट किया। फिर क्या होता है कि जब आप कोई हम्म। ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो इनिशियली फॉलोअर्स उतने बनते नहीं है, तो फिर आप 2-3 महीना करते हो, फिर वो बंद कर देते हो, फिर 6-8 महीने बाद फिर कुछ चालू करते हो। तो इनफैक्ट मेरा एक ब्लॉग है जो मैं राइट। 2010 में चालू किया था, ideasmakemarket.com, हाँ हाँ एंड वो ब्लॉग अभी भी एक्टिव है, मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ अभी भी। तो बट वहां से चालू हुआ, तो दैट हेल्प मी कनेक्ट, मतलब मैंने उसको एक ग्रुप मैनेजमेंट ब्लॉगिंग बना दिया, तो मैं बाकी लोगों के ब्लॉग्स पे जाता था एंड फिर उनके लेख पढ़ता था, फिर उनको इनवाइट करता था कि यहाँ पे भी आके पोस्ट कीजिए। तो वैसे करके वो एक कम्युनिटी टाइप का बिल्ड हुआ, तो ऑलमोस्ट 3,500 लोग उसमें है। इट्स मोर लाइक ऑफ ए हम्म। कम्युनिटी राइट नाउ, नॉट जस्ट ए ब्लॉग। तो वो जर्नी था, तो फिर वहां से फिर वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो एंड देन फिर वो राइटिंग का वो हैबिट था, तो पैशन था, तो फिर वो कंटिन्यू होता रहा एक्चुअली। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पैशन, जहाँ पे इंटरेस्ट है वहां पे आप करते रहोगे। तो क्या देखेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भविष्य में क्या हम आपको ऐसे कोई फिल्म, स्क्रीन प्ले राइटर ऐसे के तौर पे देखेंगे, या कुछ और प्लानिंग हाँ, है आपकी? यू जस्ट वांट टू कीप नहीं वैसा राइटिंग कुछ नहीं है, मुझे फिक्शन नॉन लिखने का फिक्शनल बड़ा मन स्टोरीज? है, और मैंने एक दो ट्राई भी किए, बट समहाउ फिर वो कंप्लीट नहीं हो हम्म पाता है, मतलब वो स्टोरी कहीं ना कहीं पे हम्म अटक जाती है एक पॉइंट पे। बट मन जरूर है कि कभी ना कभी फिक्शन लिखने का। तो काफी सारे मेरे अपने लाइफ से भी इंस्पायर्ड भी है, क्योंकि फैशन से बैंकिंग का वो जर्नी काफी अलग था, तो वो भी काफी सारे। मैं वो भी जानना चाहूंगी आपसे। आपकी वो जर्नी भी मुझे तो पूछनी है कि वो वो जर्नी आपकी ऐसे ट्रैक कैसे बदली आपकी? डेफिनेटली, तो वो डेफिनेटली मन पर है लेट्स हैव दिस कभी ना आंसर, कभी, जो एंड भी मूवी फिलहाल आप बता राइटिंग रहे एंड हैं ऑल, मुझे। आई थिंक उसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता मैं अपने राइटिंग करियर में उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए। बट डेफिनेटली मतलब वो तो हर एक ऑथर का ही वो एस्पिरेशन रहता है कि कभी ना कभी वो वैसे बुक्स लिखे, या जो मूवी में अडेप्ट हो या स्क्रीन पे लिखे। वो तो हर एक ऑथर का ये मन तो डेफिनेटली रहता ही है। हम्म, जी बहुत अच्छा। और जैसे अभी हम हम्म। बात कर रहे थे आपके जो जर्नी से, जो आपने स्टार्ट किया था फैशन टेक्नोलॉजी से, आप फाइनेंस की तरफ मुड़े, तो ये वाला आपका स्टार्ट कैसे ओके, हुआ? सो एंड व्हाई डिड इट एंड अप ऑन राइटिंग? एक्चुअली फैशन का जब मैं था, तो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2009 में। फिर मैं इजिप्ट में था ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, तो वहां पे गारमेंट जी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, तो मार्केटिंग साइड में था। हम्म तो उसके बाद जब मैंने एमबीए में ज्वाइन किया, तो इनफैक्ट जो हम्म एमबीए का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो उसमें भी मैंने यही कहा कि मुझे मार्केटिंग में ही एमबीए करना है, क्योंकि वो काफी रिलेटेड है, निफ्ट के बाद मार्केटिंग एमबीए काफी रिलेटेबल भी रहता है। हम्म बट जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि, और हम्म। मैं मैथ्स में हमेशा स्ट्रांग हूँ, तो मैं नंबर क्रंचिंग में बहुत अच्छा हूँ एक्चुअली। तो अच्छा। जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया, तो अरे वहां पे वाह। फैकल्टीज बहुत अच्छे थे नरसिंह मोहन में, फाइनेंस के भी। तो मैंने ये देखा कि जितने नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं, क्योंकि एमबीए में भी आपके 3 तरह के लोग होते हैं, एक या तो कॉमर्स वाले होते हैं, एक इंजीनियर होते हैं, और तीसरे होते हैं नॉन कॉमर्स नॉन इंजीनियर, जैसे कि मैं हूँ, या कोई डॉक्टर आ गया है एमबीए कर रहा है, या कोई थोड़ा सा अनरिलेटेड फील्ड है। तो मैंने ये देखा कि मैं हम्म, अपने इंजीनियर्स और जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं, हाँ। उनसे तो मैं बेहतर ही उसको पिकअप कर रहा हूँ, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को।
और फिर वो मैं उस पे फिर डीप डाइव करता गया। मतलब मैं एमबीए से पहले ये तक नहीं जानता था कि डेबिट हाँ। और क्रेडिट क्या होता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, या पीएनएल क्या होता है। तो जितना मैंने सीखा, तो एमबीए के दौरान ही मैंने वो फाइनेंस का मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। एंड समवेयर डाउन अराउंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और तो मैंने फिर वो मेंटली डिसाइड कर लिया था कि फाइनेंस ही करना है मुझे। और अभी भी मतलब मैं उसी फील्ड में ही हूँ। तो मैं बीएफएसआई में ही काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए अब मेरे। तो मोर और लेस बैंकिंग और कंसल्टिंग साइड में ही मूव अराउंड करता रहता हूँ। तो बट बीएफएसआई में ही हूँ। राइटिंग तो एक हॉबी है, एंड उसको जब तक मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, दोनों चीजों को पैशन के रूप में अपने वर्क के साथ, तो मैं उसको कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। हाँ, अगर कभी कमर्शियली उतना सक्सेसफुल हुआ एज ए ऑथर, तो फिर सोच सकता हूँ कि हाँ, कि राइटिंग को फुल टाइम करना है, कि फिर भी बैलेंस करता रहना है। बट एज ऑन डेट तो मैं दोनों स्ट्रीम्स को इक्वली एंजॉय करता हूँ। क्योंकि आप बोल सकते हो कि जब मैं जॉब करता हूँ तो वहां से भी काफी कुछ सीखने मिलता है। एंड मोस्टली आपको वो इंटरपर्सनल स्किल्स पता लगते हैं कि अच्छा, और वो समाव समाव मेरे राइटिंग में भी वो रिफ्लेक्ट करती है। जो लर्निंग्स वहां की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, बट वो मैच्योरिटी लेवल, वो थिंकिंग की चीजें चेंज होती है। जैसे अगर मैं आज कंपेयर करूं, मैंने 2017 में जो बुक लिखी थी और अभी जो बुक आई है, तो दोनों के राइटिंग स्टाइल्स में काफी डिफरेंसेस है, थॉट प्रोसेसेस काफी चेंज होते हैं। खुद को पता होता है कि वो चेंज हो रहा है। क्योंकि जब मैंने पहली बार बुक लिखी थी, तो मेरे जो एडिटर थे, तो मैंने ब्लॉग पोस्ट क्या होता है कि 400 वर्ड 500 वर्ड होता है। मेरा जब आप उसी बुक को एक किताब में लिखते हो, तो एक चैप्टर आपका 3000 4000 वर्ड का होता है। हाँ। तो वो 400 से 4000 का जर्नी काफी डिफरेंट होता है। एंड वो काफी डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि आपको 400 वर्ड में वही आइडिया कन्वे करने की आदत हो जाती है। जब आप एक बिल्कुल। ब्लॉग लिखते हो 400 या 500 वर्ड में, तो फिर उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, और हाँ। डीप डाइव वे में आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। ब्लॉगिंग तो आप इजीली एक आर्टिकल पढ़ोगे, आप यू कैन राइट ऑन दैट। बट जब आप बुक लिख रहे हो, तो देन वो रिसर्च में टाइम जाता है। तो वो भी एक लर्निंग जर्नी है मेरे लिए। मतलब मैं खुद नहीं मानता हूँ कि मैं अभी तक एक कंप्लीट ऑथर हूँ। काफी सारे एरियाज है जहाँ पे मुझे भी वर्क करना है। एंड वो मैं खुद एनालाइज कर पाता हूँ कि अच्छा, ये जब मैं अपनी पुरानी किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है अच्छा, अगर मैं अभी लिखता तो मैं इसको शायद ऐसे लिखता। तो वो चेंजेस होते रहते हैं, एंड वो लर्निंग जर्नी है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आ, देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं एक ऑथर से हम्म। हमेशा से पूछना चाहती रही हूँ। जैसे आप आपके पास एक सिक्योर जॉब है, और आप अभी फिलहाल जो आपकी राइटिंग है, वो आप अपने पैशन, अपनी हॉबी को कंप्लीट कर रहे हैं और आप उसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या जब आप बुक्स लिखते हैं तो आपको ये विश्वास रहता है कि दिस विल बी अ बेस्ट सेलर, या इसको पढ़ने वालों की जो संख्या है वो बहुत होगी और मुझे रॉयल्टी, मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल पाएंगे? आप कभी इस विचारधारा के साथ या इस विचार के साथ कभी आपने कुछ लिखा है कि मुझे ना इससे अच्छी कमाई होने वाली है, या बस आप लिखते हैं, नहीं आप नहीं, सोचते हैं मेरी मतलब सैलरी आती है, मेरे बात लिए खत्म, दोनों केसों में पैसे पैसे आए की ना कोई आए कोई वैल्यू नहीं बात है। नहीं। मैं जॉब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सीखने मिलता है, उसमें मजा आता है काम करने में। या कुछ मैं सेक्टर में अपना नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, या उसमें अपना कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर रहा हूँ। सिमिलरली राइटिंग में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप एंड रिजल्ट के ऊपर में फोकस करोगे, तो आप कभी भी वो अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे, और मेरा यही मानना है, तो कि इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे, तो रिजल्ट तो आपके कंट्रोल में नहीं है। इन एनी केस रिजल्ट तो आपका, आप बेस्ट एफर्ट देके भी यू माइट एंड अप नॉट विनिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। बट लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी। तो मैं ये खुद मानता हूँ कि आपका कोई भी नॉलेज होता है वो कभी वेस्ट नहीं होता है। वो कभी ना कभी आपको काम आ ही जाएगा। तो अगर आप प्रोसेस पे इंस्टेड फोकस करोगे, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। हाँ, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप पूरा एफर्ट देते हो एंड वो एंड रिजल्ट नहीं आती है, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे लिए मैं सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बेस्टसेलर लिखूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो स्किल सेट्स है, क्या मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है कि नहीं। अगर मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, तो मैं उस पर खुश हूँ, और मैं फिर उसको अपना नेक्स्ट बेंचमार्क बना के मैं उस पर इंप्रूव करूंगा। तो मेरा हमेशा दोनों फील्ड में मेरा यही एम रहता है। हम्म। अच्छा, आप लेखक के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर ही रहे हैं, आपने क्या सोचा हुआ है, आपका नेक्स्ट क्या होगा? क्या मैं फिर लिखने भी के बारे में स्पोर्ट्स दिमाग पे में ही एक आपके बुक चल पे रहा है? और एक बुक पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, जो थोड़ा सा इनिशिएशन स्टेज पे है, थोड़ा रिसर्च काइंड ऑफ स्टेज में है। थोड़ी सिमिलर है जो मेरी प्रीवियस बुक्स पे है।
बट अच्छा। थोड़ी अलग थीम पे है, क्योंकि अभी तक विनर्स पे फोकस किया है। अभी उन पे होगा जो विन नहीं कर पाए, एंड उनमें से क्या सीख सकते हैं। तो उस तरह की मैं थोड़ी सी ट्राई कर रहा हूँ लिखने का। और एक और बुक हमारी एडिटिंग स्टेज में है, तो होपफुली वो इस ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर तक शायद आएगी। तो यही दो है फिलहाल। एंड देन जॉब का भी काफी टाइम चला जाता है जॉब में, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस करने में एट टाइम्स डिफिकल्टी होती है। सब चीजें, क्योंकि फैमिली है, जॉब है, राइटिंग है, तो तीनों चीज एक साथ बैलेंस करने में कभी कभी दिक्कत होती है, बट फिर वो मैनेज हो जाता है। फिर एंड ऑफ द डे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, और मैं अपने आप को ये हमेशा, अपने लिए मैं हमेशा 15 मिनट दिन का रखता हूँ, जब मैं एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं करता हूँ। और मैं जस्ट सोचता हूँ कि आज के दिन में मैंने एक्चुअली ऐसा क्या किया जो मैं अगले दिन सोचूंगा कि हाँ, ये मैंने प्रॉपर काम किया है। तो वो काफी हेल्प होता है उसमें। समहाउ मतलब थॉट्स काफी क्लियर होते हैं, एंड यू कैन डू योर ओन गोल सेटिंग। काफी इजी पड़ता है। मैं थोड़ा प्लान वे में वर्क करता हूँ, तो मेरा प्लानिंग थोड़ा ज्यादा रहता है। बट देन राइटिंग पार्ट मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप लिखते हो तो काफी जल्दी, मतलब वो एक हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा जब आपने बहुत लिख दिया, एंड फिर एक पीरियड रहेगा जहाँ पे 1 1.5 महीना आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो राइटिंग का वो एक इशू होता है, राइटर्स ब्लॉक जो होता है वो बहुत रियलिटी है। तो वो एक पीरियड है, बट अभी मेरा टाइम काफी रिसर्च में ज्यादा जाता है मोर देन द राइटिंग पार्ट। क्योंकि राइटिंग का भी मुझे पता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे इसको लिखना है तो ये हो जाएगी। बट रिसर्च और एनालिसिस और फिर थोड़ा रीडिंग, उसके बारे में और डिटेल में जाना, तो वो सब चीजें काफी चेंजेस हुए इन माय स्टाइल आल्सो इन अप्रोचिंग एनीथिंग। तो बाकी वो हो जाती है बैलेंस इवेंचुअली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ लिखा, आपने फटाफट जोर शोर से लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद हमारी एक आदत होती है ना कि हम वापस जाकर के पढ़ के देखते हैं कि यार ये ठीक है क्या है। कभी ऐसा हुआ मैंने क्या लिख दिया, मतलब ये उस वक्त तो जब लिखा था आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन लिखने के बाद आपको कभी ऐसा हुआ कि ये क्या लिख दिया, इसे हटाओ या इसे हटाओ, इसको जरूरत ही नहीं है इसकी, इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में। कभी आपके हाँ, साथ ऐसा वो हुआ, तो काफी या लिखते नेचुरल है लिखते योगिता किसी जी, और तो एंगल वो में हो ही चले गए जाता हो, है। ऐसा कभी कुछ हुआ? मैं एक्चुअली काफी टाइम रीरीड करता हूँ जो भी कंटेंट में लिख रहा हूँ। तो उसके बाद ही मैं उसको फाइनली भी सबमिट करता हूँ, और फिर काफी सारे एडिटिंग स्टेजेस भी हाँ। होते हैं। तो वो री रीडिंग और उसमें काफी सारी चीजें चेंज होते हैं ओवर टाइम, तो वो काफी नेचुरल है। एंड बिकॉज थॉट प्रोसेस वैसा रहता है कि, बट फिर मैं ट्राई करता हूँ कि इसको किसी और जगह पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो उस वजह से वो हो जाता है, बट वो चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा। अब बुक मेरे लवर्स भी हिसाब में से वो तो लिख उनको रहे हैं, एनी ब्लॉगिंग की टिप्स जर्नी फॉर से न्यू शुरू करनी बडिंग चाहिए। ऑथर्स। हाँ, हर एक का मेरे हिसाब से हर कोई बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है। एंड ब्लॉग एक बहुत अच्छा जरिया है अपना राइटिंग का पैशन को क्रिएट करने का। एंड मेरा सिंपल ये है कि आप अगर एक ब्लॉग को रेगुलरली आप बनाते हो, एंड क्या होता है कि जब भी हम एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हर एक, मतलब मैं भी जब शुरू किया था तो मेरा ये होता था कि एक ब्लॉग मेरा कुछ ट्रैवल पे हुआ, एक कुछ फूड पे हुआ। वैसा नहीं करके एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया पे आप फोकस करो, जिस एरिया पे आप बाद में भी लिखने का एम रख रहे हो। तो उसमें क्या होता है, आपका खुद का एक इंटरेस्ट बनता रहता है, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज भी इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हो, उसके लिए आपको खुद को उसके बारे में जानकारी भी चाहिए, तो आप पढ़ोगे भी उसके बारे में पहले, फिर ही आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो आप उस पर अगर फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपको उस एरिया में उतना नॉलेज हो जाएगा कि फिर आप उसको रिलेट कर सकते हो किसी भी कोई भी और चीज के साथ भी। तो मेरे हिसाब से तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। और अदरवाइज अगर आप बुक राइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप बुक को ब्रेकअप करो। और बुक का चैप्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका अगर एंड गोल ये है, तो उसको करने के लिए आप उसको जितने अच्छा। स्मॉलर पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो, वेदर इट इज चैप्टर हो और चैप्टर में सब सेक्शंस हो, उतना आपको इजी पड़ेगा कोई भी बुक राइटिंग के लिए। बाकी पब्लिशिंग का तो अभी तो मार्केट काफी अच्छा है, तो काफी सारे प्लेयर्स है, तो सेल्फ पब्लिशिंग भी अच्छा अच्छा जरिया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जस्ट इनिशिएट कर रहे हो, देन आई थिंक ब्लॉगिंग काफी अच्छा एरिया है टू स्टार्ट विद, क्योंकि उसमें राइटिंग की हैबिट भी बन जाती है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। आपका कोई ऐसा आइडल है, कोई ऐसा ऑथर आई जिसकी थिंक दो तरह जन है। आपने कभी एक तो सोचा हो कि रस्किन मुझे बॉन्ड है, इनकी तरह बनना है? क्योंकि बचपन से उनकी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। एंड मैं अभी भी उनकी बुक्स हाँ। पढ़ता हूँ। तो बचपन। इनफैक्ट वो वन ऑफ दोज रेयर फिक्शन ऑथर्स है जिनकी बुक्स मैं पढ़ता हूँ, अरे। क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड वो अपने एक्सपीरियंसेस से लिखते हैं। उनके एवरी स्टोरी हैज गॉट दैट टच ऑफ मसूरी एंड प्लेसेस लाइक दैट, उनके अपने एक्सपीरियंसेस से।
एंड वो काफी अच्छा स्टोरीज को एंड कर पाते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी को भी एक बहुत अच्छे जरिए से। एंड नॉन फिक्शन में मेरा फेवरेट ऑथर है टिम हार्फर्ड, जो बेसिकली अंडर कवर इकोनॉमिस्ट के ऑथर है। तो उनका मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छा। फिक्शन को भी एक नॉन फिक्शन के हाँ। स्टाइल में लिख देते, सॉरी नॉन फिक्शन को एक फिक्शन के स्टाइल में लिख देते, तो इसीलिए उनकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन आपको मूवी सीक्रेट राइटिंग का ड्रीम बहुत है जो मन आप है, चाहते हैं पूरा हो जाए? तो वो एक एम है, वो एक एम है डेफिनेटली। एंड दैट इज दैट अ इज सीक्रेट। समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी। क्योंकि अभी के मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि जब से OTT apps and everything has come up, so the quality of content has also grown up actually, essentially जो OTT web series है and all, so quality of content has gone up, so even आज के scripts and especially regional cinemas में क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट काफी अच्छी होती है। जैसे सीतारामम एक बहुत अच्छी मूवी है, मैंने उस मूवी को बहुत बार एनालाइज किया कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है थ्रू आउट द एंटायर मूवी। तो मन बड़ा है कि कभी ना कभी वैसी कोई मूवी लिखने का, और अगर वैसा मौका मिला तो डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। देखिए, जूम टू प्रतीक जी ने लिखा है, सर वेयर डू यू सी मेरे हिसाब से योरसेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 5 years आई डाउन थिंक द लाइन? मैं जब तक ट्राई करूंगा, जब तक राइटिंग एंड अपने प्रोफेशनल करियर को बैलेंस कर पाऊँ, क्योंकि मैं दोनों साइड में एंजॉय करता हूँ एंड मुझे लगता है कि मेरे पास दोनों साइड के स्किल सेट्स है। तो जब तक मैं बैलेंस कर सकूं, डेफिनेटली बैलेंस करना चाहूंगा। बाद में आई थिंक 5 इयर्स बाद में भी हो सकता है फुल टाइम ऑथर बनूं, या फिर राइटिंग तो रहेगा ही, या पार्ट टाइम ऑथर और पार्ट टाइम प्रोफेशनल रहूं, या फिर मे बी ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर रहूं। वो तो आई थिंक बात की बात है, तो जब देखा जाएगा। बट हाँ, जितना देर हो सके मैं दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहूंगा। एंड मे बी राइटिंग ए मूवी, आई थिंक 5 इयर्स अगर मैं ये देखूं तो ये तो डेफिनेटली एक एम और एस्पिरेशन दोनों है। रिग्रेट आप तो किस होती है हर चीज एक का लाइफ में, रिग्रेट आई थिंक रखते हैं सबके क्या? लाइफ में ही होती है। तो पर्सनल रिग्रेट्स भी होती है, प्रोफेशनल रिग्रेट्स भी होती है। बट मेरे हिसाब से मैं रिग्रेट्स को होल्ड नहीं करता हूँ। तो मेरा ये है कि मैं उस चीज से लेसन लेने का ट्राई करता हूँ, कि अगर मैंने ये एक बार हो गया है, तो मैं ये इंश्योर करूँ कि ये दोबारा ना हो। तो मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि चलो एक बार तो मिस्टेक काफी नॉर्मल है। जैसे मैं जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तो इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छी एक लेसन ली थी। तो मेरे जो फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर थे संपत सर, तो वो एक बात हमेशा बोलते थे कि बेटा तू गलती करेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, और तू नया नया गलती कर, मैं तेरे को तब भी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर सेम गलती 2 बार करूंगा, दो बार अगर करेगा तो फिर मैं डेफिनेटली तेरे को डांटूंगा। तो मैं भी लाइफ में वही चीज को हमेशा मानता हूँ कि आप सेम मिस्टेक को वाह। कभी रिपीट ना करो। अगर आप वो नहीं रिपीट करते तो फिर रिग्रेट नहीं रहेगा। एंड स्किल्स पे फोकस करते हैं तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आती रहती है। आई थिंक वो हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी आप खुद भी बना लेते हो कभी कभी। वो थोड़ा टाइमिंग और ये रहता है, तो अपॉर्चुनिटी आप खुद भी बना सकते हो। बहुत अच्छी। लवली। बुक लवर बोल हाँ रहे हैं, ओके, हाउ डू तो यू राइटर्स ब्लॉक ओवरकम काफी कॉमन है, राइटर्स तो ये ब्लॉक? सबको ही होता है। तो आई थिंक जो भी लिखता है तो उन हर एक को होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक राइटर्स ब्लॉक जब रहता है तो मैं रिसर्च पे ज्यादा फोकस करता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट कोई और कंसेप्ट भी वर्क करूँ। अगर ये कंसेप्ट मेरा उस टाइम पे ब्लॉक हो रहा है, तो मैं पैरेलली 3-4 आइडियाज और रहते हैं जिसपे मैं साइमल्टेनियसली थॉट प्रोसेस रहता है कि ओके अगले 2 साल में ऐसा कुछ लिखने का मन है। तो फिर मैं उस पे उस टाइम पे फोकस करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा फिर मैं ब्लॉगिंग पे वर्क करता हूँ कि चलो थोड़ा सा मैं भी 200 वर्ड ही लिखा आज दिन का। बट फिर मैं ट्राई करता हूँ, फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। तो वो पीरियड आप फिर कम कर सकते हो। अगर आपका 1 महीने का राइटर्स ब्लॉक है, तो फिर वो उसको आप 10 दिन या 7 दिन में रिड्यूस कर सकते हो। एंड वैसे ही फिर वो। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। हम सबकी लाइफ में ना एक डार्क फेज आता है, हम लोग जब बहुत लो फील करते हैं, आपकी किताबों से लोग मैं मोटिवेशन अपनी लेते लाइफ हैं, से लेता हूँ, क्योंकि आप कहाँ से मैंने इतने मोटिवेशन सारे लेते हैं? ट्रांजिशंस देखे हैं मेरे लाइफ में, इवन ऑन पर्सनल फ्रंट ऑल्सो व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। सो काफी सारी चीजें आई हैव गॉन थ्रू पर्सनली एज वेल, या जो ट्रांजिशंस रहे राइट फ्रॉम गिफ्ट से फाइनेंस का।
तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है इन मेनी वेज, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में वर्क करते हो एक बैंक में, तो नॉर्मली वो नेचुरली आ जाती है। अभी तो हालांकि वो नहीं होता है क्योंकि अभी उतनी एक्सपीरियंस हो गई है, बट पहले वो इनिशियली वो एक रहता है कि अरे आप तो फैशन वाले बंदे हो, आप इधर क्या कर रहे हो। तो काफी सारे थोड़े थोड़े प्रेजुडिसेस भी होते हैं, तो एट टाइम्स वो फिर वो लर्निंग कर्व है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे काफी क्लियर कट पे पता रहता है कि मुझे क्या करना है। तो दोनों एंड पे बैलेंस करने में मैं थोड़ा मेथोडिकल हूँ इन सम वेज, तो इसलिए वो हेल्प आउट हो जाती है। तो और मैं हमेशा मल्टीपल प्लान्स रहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं प्लान ABC हमेशा मेरे पास रेडी रहते हैं। कुछ ये नहीं होगा तो ये करूंगा, ये नहीं होगा तो ये करूंगा, कुछ ना कुछ मैं वर्कआउट कर लूंगा। तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है कि चलो इतना कुछ कर लिया, तो कुछ भी सिचुएशन हो मैं मैनेज तो कर ही लूंगा। थोड़ा इनिशियल थोड़ा पीरियड हिकअप्स होंगे, बट फिर वो वर्कआउट हो जाएगी कुछ ना कुछ। सो लवली। अभिरूप जी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है, और मुझे लगता है हमारे बाहर जो है शायद किसी की शादी होने वाली है, पीपल आर विद श्योर मैम, बैंड्स, शायद आपको भी आवाज आ रही होगी। तो विल मीट अप अगेन। श्योर मैम, आपकी जब नई बुक आएगी तो विल सिट टुगेदर, टॉक अगेन अबाउट योर बुक, एंड ऑल द श्योर। वेरी बेस्ट जो आपने फ्यूचर प्लान्स किए हुए हैं उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यूं ही लिखते रहिए, और मैं जल्दी चाहती हूँ कि आप एक स्क्रीन प्ले Definitely, ma'am. राइटर के And तौर पर, फिल्म thank you so much, राइटर ma'am, के for the तौर पर opportunity. And आप हम ma'am, you're सबसे मिलिए। doing a great थैंक यू सो initiative, ma'am, मच। by providing this platform and reaching out to people across different spheres, ma'am. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच फॉर एडमायरिंग माई शो एंड बीइंग अ पार्ट, मतलब आपने मेरे शो में Thank आकर you के so much, ma'am, for the उसे opportunity. Thank ग्रेसफुल you. बनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah. थैंक यू सो Bye. थैंक यू सो